डार्क लैंप है ब्राइट लैंप है? डार्क लैंप थी। आर को आर में, वाई को वाई में और बी को बी में, यानी कि समान फेज में बल्ब को संयोजित करना। यही मतलब हुआ ना भाई। अब इसमें केस है पहला। देखो लैंप धीमे जलते हैं, तो धीमे जलने का कारण है कि इधर मान लो वोल्टेज क्या हो गया ज्यादा और इधर वोल्टेज क्या हो गया कम। एक तरफ वोल्टेज ज्यादा और एक तरफ वोल्टेज क्या है कम। तो इसका मतलब वोल्टेज में क्या है अंतर। तो बताओ लैंप धीमे जलते हैं तो कारण क्या है। कारण है, कारण है वोल्टेज में अंतर। ठीक है। कारण ये वोल्टेज में अंतर है। तो बताइए भाई निवारण क्या है। फील्ड रेगुलेटिंग की सहायता से वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। दूसरा हमारे पास केस क्या है भाई। लैंप एक साथ जलते बुझते हैं। लैंप एक साथ जलते बुझते हैं। तो भाई इसका भी मैंने कारण आपको लिखा था। कारण क्या है। कारण है आवर्ती में अंतर। और आवर्ती में अंतर है तो इसका निवारण क्या होगा। निवारण होगा कि हम अल्टरनेटर की गति में परिवर्तन करके, अल्टरनेटर की गति परिवर्तित की जाती है। अल्टरनेटर की गति परिवर्तन द्वारा इसका क्या हो जाएगा भाई निवारण। तो पहला तो केस हो गया भाई लैंप धीमे जलते हैं, दूसरा हो गया लैंप एक साथ जलते बुझते हैं। ठीक है।
हो गया भाई। लिख लिया भाई। ओके। तो हमारे पास लैंप धीमे जलते हैं तो कारण है वोल्टेज में अंतर, लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो कारण क्या है, आवर्ती में अंतर। तीसरा कारण है लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है। एक साथ जलते बुझते नहीं है तो कारण क्या है भाई, कारण है फेज क्रम में अंतर। निवारण क्या होगा भाई, सही फेज क्रम स्थापित किया जाता है। कारण है फेज क्रम अंतर और निवारण क्या है, सही फेज क्रम स्थापित किया जाता है। ओके। अगला, लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है तो ये हो गया। चौथा हो गया सभी लैंप बुझ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे भाई, संयोजन सही है, सारे टीपी स्विच को ऑन कर दो, सब ओके है। हम यही चाहते थे डार्क लैंप विधि में सभी बुझ जाए, सभी बुझ गए तो कनेक्शन क्या हो गए, ओके हो गए। इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन का वोल्टेज आवृत्ति और फेज क्रम सब क्या हो गए, समान, तभी सब बुझेंगे। हो गया भाई। दूसरा कौन सी विधि है भाई, ये ब्राइट लैंप विधि। ब्राइट लैंप विधि क्या होती है, यानी कि अलग अलग फेज क्रम में संयोजन। अलग अलग फेजों के बीच, बाकी सब वही केस है। धीमा जलता है तो वोल्टेज मंतर, एक साथ जलते बुझते हैं तो आवर्ती मंतर, एक साथ जलते बुझते नहीं है तो फेज क्रम मंतर, सभी ऑन हो जाते हैं तो ओके। ब्राइट लैम्प में सभी क्या चाहिए आपको, ब्राइट। बस लिख लो।
लिख लिया भाई। क्या हो गया? किसे? नहीं 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 लिखना। लिख लिया भाई। ठीक है। अगला है हमारे पास, ये कौन सा है? डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। इसमें दो लैंप ब्राइट व एक लैंप डार्क। दो लैंप क्या होना चाहिए? ब्राइट। एक क्या होना चाहिए? डार्क। हो गया अभी? ओके। एक चौथा और कौन सी विधि होती है? सिंक्रोनस को विधि है। एक तरफ तो क्या होता है? स्लो। एक तरफ होता है फास्ट। स्लो की तरफ इंगित है इसका मतलब क्या हो गया भाई? आवृत्ति कम है। आवृत्ति कम है तो अब आपको गति बढ़ानी पड़ेगी, तभी आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। कारण तो यही होता है। और फास्ट की तरफ इंगित है आवृत्ति क्या है? अधिक। क्योंकि ये कहता है ज्यादातर वोल्टेज और फेज क्रम का रोड़ा है नहीं, फेज क्रम तो एक बार तय के जोड़ दिया जाता है। आवृत्ति है जो मशीन की कई देर में सेट होती है। तो अच्छी तरीके से आवृत्ति में क्या है? गति को निश्चित करना पड़ता है ना। जब तक गति बराबर मैच नहीं होगी तो आवृत्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए आवृत्ति के लिए काम में लिया जाता है। इसमें कौन सी मोटर काम में ली जाती है? दो फेज इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। बस इतना लिख लो। लिख लो। हो गया भाई? ठीक है। तो ये हमारे पास है सिंक्रोनस को विधि के बारे में। अब आते हैं हम इसके आगे।
ये तो अल्टरनेटर पूरा हो गया। हमारे पास एक चैप्टर है वाइंडिंग। सभी मशीनों में वाइंडिंग करनी होती है, तो हम वाइंडिंग के लिए कोयल का बेसिक गुण धर्म देखते हैं, जिसको आप ध्यान से देखना कि क्या होता है, समझना उसको, ठीक है हैं? हाँ। आप देखो, नोट कोई मत करना, आराम से पहले देख लो भाई। ये मेरे पास एक चालक है, ये मेरे पास दो चालक है। तो मैं इनको क्या कहता हूं, चालक साइड। ये मेरे पास चालक साइड हो गई पहली, और ये चालक साइड कौन सी हो गई भाई, दूसरी। आराम से समझना इसको, बाद में नोट नोट बाद में कर लेना, अभी मत करना। तो चालक हमारे पास कौन सा, ये भी एक चालक है और ये भी एक चालक है। चालक ये दोनों, इन दोनों चालक को हमें संयोजित करना होता है, तो ऐसा जोड़ा जाएगा। और फिर इसको, चालक तो ईएमएफ तभी उत्पन्न करेगा जब आप इसको कम्यूटेटर के साथ जोड़ेंगे। आप ध्यान से देखना, ये जो भाग होता है ना, ये पीछे की तरफ है, इसको संयोजित करने के लिए इसको बोलते हैं बैक एंड। इसको क्या बोलते हैं, बैक एंड। ये हमारे पास ये भी तो एंड सिरा है, लेकिन ये कौन सा कहलाता है, फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड किसे कहते हैं, जो कम्यूटेटर की तरफ होता है, जो कम्यूटेटर की तरफ संयोजित होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। जो दूसरी तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैक एंड। अब होता तो ये पूरा एक ही चालक है, इसको दिखाने के हिसाब से इस प्रकार बनाया गया है। ये जो आपको पीला वाला भाग दिख रहा है ना, इसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र को काटना। ये चुंबकीय क्षेत्र काटेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। तो ये इसके बीच का जो भाग है, इसको हम कौन सा भाग बोलेंगे, सक्रिय भाग। इसको कौन सा भाग बोलेंगे, सक्रिय भाग। सक्रिय भाग कार्य क्या करेगा, सक्रिय भाग होगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। सक्रिय भाग क्या करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, अतः इसमें क्या उत्पन्न होगा भाई, ईएमएफ। अतः इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं भाई, सक्रिय भाग। ये जो बैक एंड है, ये हमारे पास सक्रिय है कि निष्क्रिय है भाई, निष्क्रिय। क्योंकि आपने जो स्लोट के अंदर स्थापित है वो तो ये है, ये तो स्लोट के बाहर वाला भाग है, जोड़ने के लिए काम में लिया जा रहा है। ये तो हमने आकृति ऐसी बनाई है, बाकी इसका काम तो क्या है, जोड़ने का भाग है। ये स्लोट से क्या है, बाहर। जो सक्रिय भाग होता है वो स्लोट के अंदर स्थापित होता है। जैसे मान लो मेरे पास इस प्रकार का, मान लो एक आर्मेचर है, तो एक खांचे में ये आया, ये तार इस प्रकार से हमारे पास आगे जाके जुड़ेगा। तो ये और ये जो भाग है, ये कौन सी है, एक चालक। ये कौन सा है, दूसरा चालक। तो ये दोनों कौन सा भाग है, सक्रिय भाग, जो खांचे में स्थापित है। जो पीछे की तरफ कनेक्शन पूरा करके, ये तो बाहर की तरफ है, ये कौन सा भाग है, निष्क्रिय। ये भी बाहर की तरफ है, ये भी कौन सा भाग है, निष्क्रिय। ये भी कौन सा भाग है, तो आप कहेंगे निष्क्रिय भाग। सक्रिय भाग कौन सा होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न करता है। निष्क्रिय भाग का केवल काम क्या है, कनेक्शन देना, और कोई काम नहीं। फ्रंट एंड किधर होता है, तो आप कहेंगे कम्यूटेटर की तरफ है। लिख दिया ना भाई, हाँ। ये कम्यूटेटर की तरफ होता है, ठीक। तो एक और हमारे पास दो हो गए ये, इसको ध्यान से देख लो। तो एक हो गया बैक एंड, दूसरा हो गया फ्रंट एंड। और अंदर वाला भाग सक्रिय भाग है, ये हमारे पास कौन सा भाग होता है, निष्क्रिय भाग, बैक एंड और फ्रंट एंड। ये हमारे पास लास्ट वाली भुजा को अपन ये भी बोल सकते हैं संयोजक भुजा। ये कौन सी भुजा है, कनेक्टिंग लीड ही तो होती है, संयोजक भुजा। करो नोट। तो बताओ, एक टर्न में चालक कितने होते हैं, दो। एक टर्न में चालक कितने होते हैं, दो। ये बेसिक बेसिक भाग देखते जाना, ताकि आगे वाला समझ में आ जाए।
लिख ले भाई। समझ में आ गया ना इसमें? वाइंडिंग में कोई भाग समझ नहीं आया तो पूछ लेना भाई, ये बेसिक बेसिक भाग है। ये इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि यही समझ में आएगा। आगे बीच में कुछ भाग आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन ये आपको आराम से सब आएंगे समझ में। अलग अलग प्रकार के पिच होते हैं वो देखने हैं, तो लॉजिक देख लोगे तो ये ध्यान रह जाते हैं। निष्क्रिय भाग ये वो उत्पन्न करता है क्या? तो निष्क्रिय भाग का कार्य क्या होता है? परिपथ पूर्ण करना। तो निष्क्रिय भाग में लिख लो भले चाहो तो। ये है ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता, इसका कार्य परिपथ पूर्ण करना है। लिख लिया भाई? ठीक है। तो ये जो भाग होता है खांचों के अंदर स्थापित होता है, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? एक्टिव, सक्रिय भाग। और जो खांचे के बाहर है उसे हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय भाग यानी इनएक्टिव। इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय को इनएक्टिव कहते हैं। ये सक्रिय भाग होता है, यहाँ एक्टिव होता है। तो इनएक्टिव का कार्य क्या होता है? परिपथ को पूरा करना, लेकिन ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता। ईएमएफ वही उत्पन्न करता है जो खांचे में स्थापित है। ठीक है। अब आपसे पूछे चालक क्या है, चालक के बारे में बताओ। तो जो आपने बनाया था उसमें क्या था भाई? तो आपको एक टर्न में दो चालक होते हैं। एक टर्न में कितने चालक होते हैं भाई? एक टर्न में दो चालक होते हैं। कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं? हैं? श्रेणी। इसे सीरीज ही कहते हैं। ये ना भाई, इसे सीरीज ही कहते हैं, पर समांतर नहीं कहते। समांतर तो तब कहते हैं जब ये इधर भी एंड बिंदु होता और इधर भी एंड बिंदु होता, इधर भी कम्यूटेटर होता और इधर भी कम्यूटेटर होता, तो हमारे पास कौन सा कनेक्शन हो जाता है? ये समांतर तो ये होता है। जबकि हमारे पास कम्यूटेटर एक तरफ ही है, तो ऐसे गोल घेरा घूम के वापस आए तो कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी। ये आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है भाई। तीसरा मामला, चालक का कार्य क्या होता है? ये चालक क्या करता है? इसका सक्रिय भाग, तो चालक सक्रिय भाग कहलाता है। ये है चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, तथा इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तथा इसमें क्या उत्पन्न होता है भाई? ईएमएफ। ठीक है। ओके। एक टर्न में दो चालक होते हैं, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। अगला मैं आपसे पूछूं, कुंडली किसे कहते हैं? एक टर्न भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा टर्न भी हो सकते हैं। तो एक टर्न या टर्नों के समूह को क्या कहते हैं? कुंडली। सिंगल टर्न या टर्नों के समूह को क्या कहते हैं? कुंडली। अब ये जो कुंडली है ये तो सिंगल है। ये तो एक टर्न या टर्नों के समूह को क्या कहते हैं भाई? कुंडली। करो नोट।
हो गया भाई। हो गया भाई। ओके। तो हमारे पास 1 टन की हमारे पास ये रही कुंडली, जिसमें चालक कितने हैं? दो। जो स्लोट में स्थापित होता है सक्रिय भाग है, जो स्लोट में स्थापित नहीं है वो क्या है? निष्क्रिय भाग है। जो हमारे पास केवल परिपथ को पूरा करने वाला बैक एंड है, जिधर हमारे पास संयोजक भुजा जोड़ते हैं, वो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड किससे जाके जुड़ती है? कम्यूटेटर से। ठीक है। अब देखो कि ये हमारे पास एक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। एक है हमारे पास ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान से देखना भाई, लिखना कुछ मत है, लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कहीं। अब देखो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव नाम लिखा, इसका मतलब दो पोल है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। और दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है, जो दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पोल पिच। दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अच्छा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो इनके बीच कोण कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। तो पोल पिच में कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो कि मैं जब कोयल स्थापित कर रहा हूं, मान लेते हैं, ठीक है, तो एक तो साइड मैंने यहां लगा दी, दूसरा साइड मैंने ये लगा दी। ठीक है। पोल पिच क्या होती है? दो पोलों के बीच की दूरी। ये कोयल की एक साइड है कि नहीं भाई? ये कोयल की कौन सी साइड है? दूसरी। ठीक है। जो कोयल के दो साइड की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तो कोयल के दो साइड के बीच की दूरी को मैं क्या कहता हूं? कोयल पिच। क्या कोयल पिच का मान 180 डिग्री है क्या? अभी नहीं। इसका मान अभी क्या है? 180 डिग्री से कम है। यदि ये भुजा यहां पर आ जाती तो 180 डिग्री हो जाती। ये भुजा यहां से बाहर चली जाती, यहां आ जाती है, तो बताओ क्या हो जाती है? 180 डिग्री से अधिक। ठीक है। तो अभी हमारे पास कोयल पिच है, जो पोल पिच से क्या है? छोटी। कोयल पिच का दूसरा नाम क्या होता है? कोयल स्पेन। कोयल पिच का दूसरा नाम क्या है? कोयल स्पेन। तो कोयल पिच किसे कहते हैं? कोयल के दो साइड के बीच की दूरी। पोल पिच किसे कहते हैं? पोल के दो साइड के बीच की दूरी। क्लियर है ना भाई? अब पोल पिच में और कोयल पिच में कोई कंफ्यूजन है क्या? है तो पूछ लो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन दिख रहा है तो बताइए फिर। सॉरी। पोल पिच किसे कहते हैं? दो पोलों के मध्य बिंदु से, पोलों के मध्य बिंदु से लेना है, उसे बीच की दूरी क्या कहलाएगी? पोल पिच। फेज अंतर कितना डिग्री होगा भाई पोल पिच में? फेज अंतर कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। अगला हमारे पास क्या है भाई? कोयल पिच कह दो या कुंडली पिच कह दो? कोयल पिच किससे कहोगे? कोयल के दो साइड के बीच की दूरी। कोयल के दो साइड के बीच की दूरी, इसे आप क्या कहते हैं भाई? कोयल पिच। ठीक है, कर लो नोट।
है? कैसे? पोल के बीच की दूरी तो बेटा ये भी है कि नहीं है? ये भी पोल है, ये भी पोल है, दो पोल के बीच की दूरी है कि नहीं है? लेकिन ये हमारे पास कौन सी होती है? दो पोलों के मध्य बिंदु से। अभी तक जो मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से कोई लाइन है ही नहीं जो समझ में नहीं आई हो। ये तो सब दिख रही है ना डायरेक्ट ही। अब होता है, एक होती है फुल पिच। बताइए भाई, फुल पिच किसे कहते हैं? जब हमारे पास कोयल पिच का मान क्या है? पोल पिच के बराबर। कोयल पिच का मान किसके बराबर है? पोल पिच के। तो बताइए, फेज अंतर कितना आएगा? 180 डिग्री। लिखना मत भाई, देख लो। मैं जो जो आज नाम लिखा रहा हूँ, बहुत सारे पिच के नाम लिखा हूँ, पिच समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारे पिच के नाम ही थे। बाकी देखो, फॉर्मूला समझ में आना वो बाद की बात है। जब पिच के नाम ही कंफ्यूजन करेंगे तो फॉर्मूला क्या समझ में आएंगे? तो अपन पिच के नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। इसलिए हम आसान आसान भाषा में आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच को क्या कहते हैं? लघु। ठीक है। शॉर्ट पिच क्या होती है भाई बताओ? इसमें कोयल पिच छोटी होगी बड़ी होगी? छोटी होगी। किससे छोटी होगी? पोल पिच से। यानी पोल पिच क्या हो गया? बड़ा। लेकिन पोल पिच के बारे में तो चर्चा नहीं करनी, क्योंकि वो तो 180 डिग्री का है। चर्चा तो हम कोयल पिच के बारे में करेंगे। तो अब बताइए, इसमें फेज अंतर क्या होता है? फेज अंतर है जो 180 डिग्री से कम है। ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है लॉन्ग पिच है। लॉन्ग पिच या दीर्घ पिच भी कह दो, लंबी पिच। लॉन्ग पिच का मतलब क्या हो गया भाई? कोयल पिच का मान जो है किससे ज्यादा है? पोल पिच से। ठीक है। फेज अंतर क्या होगा? 180 डिग्री से अधिक। ओके, करो नोट। ऐसे नहीं चलेंगे रे। तेरे 10-5 मिनट के चक्कर में तू पीछे बैठ जा, उसको चालू कर ले। मेरे मेरे मुश्किल से बचा हुआ हूँ, ठीक ठाक रहे। अरे भाई, ऐसे चलानी मना थोड़ी ना, उधर पीछे बैठ जा, चालू कर लो, चला लो, मेरे तरफ से छूट है। ऐसी तो लास्ट तक लगी हुई है। उधर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को टेंशन नहीं है।
वैसे बिना ऐसे दिमाग नहीं चल रहा है क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली। बिना ऐसे ही मतलब माथा कम चल रहा है क्या? जिसके कारण माथा कम चल रहा है। और ऐसा एग्जाम हॉल में हो गया तो हो ही सकता है। तो उधर चालू कर देना, चालू करना ना उधर, पंखे से काम हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया भाई। ओके, छोटी छोटी चीजें, मैं तो ये पिच के बारे में बता रहा हूँ ताकि पिच के नाम से कंफ्यूजन नहीं आए। अभी इसमें पिच का बता रहा हूँ तो साधारण तरीके से बता रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल आपको भी करेंगे नहीं। कल जो पढ़ाऊंगा उससे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें मशीन का डायग्राम बना के ही करूंगा। जैसे अभी मैंने लगा दिया, मान लो ये कम्यूटेटर, क्या लगा दिया भाई, ये कम्यूटेटर हो गया। अब ये जो इनके बीच में दूरी है, इसको कम्यूटेटर पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ फिर कम्यूटेटर पिच किसे कहूं? डेफिनेशन क्या है? ये तो मैं पिच के इतने सारे नाम है जो दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। बताओ भाई, कम्यूटेटर पिच किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जहां पर संयोजक सिरे कम्यूटेटर पर जुड़े होते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। कम्यूटेटर के खंड पर संयोजक सिरों के बीच की दूरी। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा हमारे पास? कम्यूटेटर पिच। करो, नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ जाएगा इसमें भाई। समझ आने वाला नहीं आने वाला तो मैंने नाम लिखा ही नहीं, सारे से सीधे नाम लिखे हुए। और ने मैं नाम लिखूंगा ऐसे कोई जो आपको समझ में नहीं आए, वो नाम खा जाएंगे, लिखेंगे ही नहीं। केवल वही लिखेंगे जो आपको समझ में आए। बाइंडिंग में ऐसा कोई नाम नहीं लिखेंगे जो आपको तकलीफ करे। आज मैंने सीधे सीधे करवाना, कल मुझे टेढ़ा मेढ़ा करवाना इनको। कल टेढ़ा मेढ़ा इसलिए कराना, कल मैं मशीन बनाऊंगा भाई, गोल गोल मशीन बना के खांचे बनाऊंगा। तो उसमें दिखेगा कि पोल पिच ऐसे थोड़ी होता है, पोल पिच तो गोले में आएगा। तो फिर उसके हिसाब से न्यूमेरिकल करा दूंगा। अभी आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा पोल पिच कहते किसे हैं, कोयल पिच कहते किसे हैं, कम्यूटेटर पिच कहते किसे हैं, फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, शॉर्ट पिच किसे कहते हैं, लॉन्ग पिच किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, सक्रिय भाग कौन सा होता है, निष्क्रिय भाग कौन सा होता है, बैक एंड कौन सा है, फ्रंट एंड कौन सा है। ये है। एक नाम आपने सुना होगा फ्रंट पिच और एक सुना होगा बैक पिच, है ना भाई? पोल पिच क्या होता है? दो पोल के बीच की दूरी। पोल पिच को पोल स्पेन भी बोल दो, स्पेन का मतलब ही दूरी होता है। दो खंभों के बीच की दूरी भी तो पोल पिच होती है, पोल स्पेन। तो दो पोल के बीच की दूरी। हो गया। टेढ़ा मेढ़े बनता है भाई मेरे साथ।
अभी ध्यान से देख लो भाई, मैंने ऐसे मेरे हिसाब से बना लिया। ये पहली कोइल की पहली साइड है, ये पहली कोइल की दूसरी साइड, पहली कोइल की पहली साइड और पहली कोइल की दूसरी साइड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? बेक पिच। तो पूछे बेक पिच किससे कहते हैं? कोइल के दोनों साइड के बीच की दूरी। तो बेक पिच तो उतना ही हुआ ना जितनी कोइल पिच है। एक कोइल के दोनों साइड के बीच की दूरी है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कोइल की प्रथम साइड व अंतिम साइड के बीच की दूरी, एक ही कोइल के। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई? बेक पिच। ठीक है। अब फ्रंट पिच किससे कहते हैं? फ्रंट पिच कहते हैं पहली कोइल की अंतिम साइड, पहली कोइल की कौन सी साइड है? और दूसरी कोइल की पहली साइड, यही है कि नहीं है? पहली कोइल की अंतिम साइड, दूसरी कोइल की पहली साइड, इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी? फ्रंट पिच। पहली कोइल की अंतिम साइड, दूसरी कोइल की पहली साइड, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फ्रंट पिच। और कोइल के दोनों साइड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? बैक पिच। ठीक है। बैक पिच किससे कहोगे भाई? कोइल के प्रथम साइड में अंतिम साइड के बीच की दूरी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई? बैक पिच। ठीक है। बैक पिच के बाद में क्या होती है भाई? फ्रंट पिच। फ्रंट पिच किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं फ्रंट पिच? पहली कोइल की अंतिम साइड व दूसरी कोइल की पहली साइड, बीच की दूरी। कंफ्यूजन है कि इसमें कहीं? कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है? लिख लिया भाई? ओके। अब देखो,
औसत पिच किससे कहते हैं? फ्रंट पिच प्लस एक पिच बटा, इसे हम क्या कहते हैं? औसत पिच। तो यहां तक तो सारे पिच के नाम समझ में आ गए। ठीक है। एक होती है हमारे पास लेप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है। आप मुझे बताओ कि ये वाइंडिंग कौन सी है? एक दूसरे ऊपर ओवरलैप करती हुई चल रही है, तो कौन सी वाइंडिंग है? लेप। लेप वाइंडिंग में ये अभी अभी आपने देखा था, ये हमारे पास क्या था? फ्रंट पिच। और ये आपके पास क्या था? बैक पिच। ठीक है। अब बताओ, ये हमारे पास क्या है भाई? बैक पिच है कि नहीं है? और ये हमारे पास यहां से यहां तक क्या है? फ्रंट पिच। पहली कोइल की अंतिम साइड, दूसरी कोइल की पहली साइड। यही हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब आता है कि लेप वाइंडिंग हमारे पास समांतर क्रम की होती है कि श्रेणी क्रम की? समांतर, क्योंकि इसमें ओवरलेप होता है। और वेव वाइंडिंग हमारे पास कौन से क्रम की होती है? श्रेणी क्रम की। अब एक बात देखो ध्यान से, कि पहली कोइल की पहली साइड और दूसरी कोइल की पहली साइड, इनके बीच की दूरी होगी परिणामी पिच। पहली कोइल की पहली साइड, दूसरी कोइल की भी पहली साइड, तो दोनों कोइलों की पहली साइड है, तो कौन सी पिच आएगी? परिणामी पिच। ये पहली कोइल की पहली साइड, ये दूसरी कोइल की पहली साइड, ये भी हमारे पास क्या कहलाई? तो डेफिनेशन में दोनों में चेंज हुआ क्या कहीं? अब बताओ यहां परिणामी पिच का मान क्या आया? तो आप कहेंगे बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। देख लो क्या मान है भाई। ये यहां से यहां तक बैक पिच है, ये फ्रंट पिच है, बैक पिच में से फ्रंट पिच घटोगे तो क्या आएगा? परिणामी पिच। और यहां परिणामी पिच आपके पास क्या आ रही है? बैक पिच और फ्रंट पिच का क्या हो रहा है? योग। ये मैंने डायग्राम बना के समझा दिया है। परिणामी पिच क्या होती है? कोइल की पहली, कोइल की पहली साइड, दूसरी कोइल की पहली साइड, उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? परिणामी पिच। ये बना लो। है समांतर होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना, इसे समांतर क्रम कहते हैं। वाइंडिंग एक दूसरे का आती है ना ओवरलैप, उसे समांतरित कहते हैं। एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी ऊपर तीसरी, कौन सा क्रम है? समांतर।
हो गए भाई? ठीक है। अगला आता है हमारे पास एक और इसमें, विद्युत डिग्री। क्या होता है भाई? थीटा ई होता है ना भाई? ठीक है। तो थीटा ई बराबर क्या लिखोगे? पी बटा 2 थीटा एम। थीटा एम हमारे पास क्या होता है? यांत्रिक डिग्री। यांत्रिक डिग्री थीटा एम कितना डिग्री होता है? 360। तो थीटा ई बराबर, आप ये भी लिख सकते हैं पोल युग्म, गुणा क्या लिख सकते हैं? थीटा एम। या थीटा ई बराबर पी बटा 2 × 360 बराबर पोल गुणा 180 भी लिख सकते हो ना? ये लो, कर लो। ये है वाइंडिंग का एकदम बेसिक बेसिक भाग कि ये वाइंडिंग में होता है। हैं?